नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। मध्यम वर्गीय परिवार पहले से ही महंगाई का दंश झेल रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से बात करें तो खाद्य पदार्थों में जीएसटी को लेकर के बढ़ाने को लेकर के एक बार फिर कहीं ना कहीं महंगाई का दंश और बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल अब कुछ चीजें जो खाद्य पदार्थों को लेकर के बात करें तो जीएसटी के चलते जो महंगी हो गई हैं, आम परिवार को, मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज्यादा, जिसके चलते फिलहाल दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, मिडिल क्लास पर जीएसटी की जो मार पड़ी है, अनाज पर भी जीएसटी का भार और इससे किचन का बजट पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगेगी 5% की जीएसटी और रोजमर्रा की चीजों के भी दाम बढ़े हैं। तो जीएसटी के नए रेट लागू होने से ये मुश्किलें बढ़ी हैं। जीएसटी से घरेलू बजट पर साफ तौर पर असर पड़ेगा और आटा चावल भी हुआ महंगा, दाल पर भी लगेगा जीएसटी। तो आटा चावल गेहूं पर लगेगा 5% जीएसटी। तो टैक्स रेट में भी बदलाव आज से प्रभारी और व्यापारी कर रहे हैं नए रेट का विरोध। तो नए रेट को लेकर के बात करें तो व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं और जो आम जनमानस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। तो मिडिल क्लास पर जीएसटी की जिस तरीके से मार पड़ी है, अनाज पर भी जीएसटी का भार। तो जब हम महंगी हुई खाद्य सामग्री की बात करते हैं तो सीधे तौर पर अगर हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ने से कौन प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय प्रभावित होता है। लेकिन महंगाई बढ़ी किन किन चीजों को लेकर के बढ़ी, किन किन खाद्य पदार्थों को लेकर के बढ़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इससे राहत मिल सकती है। आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता शबनम पांडे जी हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। वीरेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीजों को आज आपसे जानेंगे समझेंगे। और मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एक सवाल करूंगा शबनम जी से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शबनम जी, जिस तरीके से महंगाई को लेकर के लगातार एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब राहत पहुंचाने की जगह किस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए साफ तौर पर आफत आ गई? या आटा, पनीर, दूध, दही सबके तो दाम बढ़ गए। निश्चित तौर पे आलोक जी, महंगाई अभी एक वैश्विक स्तर पे महंगाई हर देशों में बढ़ा हुआ, अगर आप देख लीजिए तो कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। पर अगर देखा जाए जीएसटी का, तो जीएसटी पे जीएसटी लगना जिन भी सामग्री पे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की अनुमति से नहीं है। जीएसटी काउंसिल में हर वो राज्य की सरकारों के नुमाइंदे बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो भी योगदान देते हैं। और जीएसटी में राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से ही जीएसटी काउंसिल किसी भी पदार्थ में जीएसटी लगाता है। जैसे कि स्टेट का 2/3 उसमें वोटिंग होता है और सेंटर का 1/3 वोटिंग होता है। जब स्टेट्स और सेंटर सहमति देती है तभी जीएसटी लगता है। इसमें अब अगर देखा जाए तो 13 के करीब स्टेट्स ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, किसी और सरकारों का राज है उस पे। तो सबकी सहमति बनी, उस पर ये जीएसटी लगा है और उसके बाद इन पदार्थों पे जीएसटी लगा। तो केवल ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति से, तो ये बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। पर उसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारे 75 साल की आजादी के बाद पहली बार ये इस सदी की जो महामारी कोरोना आई, उसकी वजह से पूरे विश्व में सप्लाई चेन खत्म हो गया था और उसकी मार अब तक सभी देशों पे पड़ रहा है।
उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, और अभी तक इन सब चीजों का असर सभी देश की आर्थिक व्यवस्था पे पड़ा है। पर भारत ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के पूरे प्रयास किए हैं और अभी भी वो प्रयास जारी है। इसलिए हम, जब यूपीए की सरकार थी, हम 11वें पायदान पे थे विश्व के, आज हम आर्थिक तौर पे 5वें पायदान पे हैं, और लगातार हमारी सरकार, हमारे मंत्री, चलिए कितने भी पायदान पर हम हो जाएं, लेकिन अगर हम आम आदमी का दर्द किस तरीके से अगर महसूस करें तो साफ तौर पर महंगाई का दंश झेलने को मजबूर है। अभी मैं किसी राजनीतिक दल के पास जाऊं, मैं एक बार प्रियंका जी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, मेरा ये सवाल मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता से नहीं है, मेरा ये प्रवक्ता सवाल जो है वो एक गृहिणी के तौर पर मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है लगातार, और होटल रूम पर भी किस तरीके से, और जीएसटी के जो फैसले लागू हैं, किचन का पूरी तरीके से बजट गड़बड़ा है। मुझे लगता है आपका भी जो बजट है वो गड़बड़ाया होगा। प्रियंका जी। आलोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आम महिलाओं की बात की जाए, मैं समझती हूँ कि मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, सभी को ये एक तरह से घर चलाना इस समय में मुश्किल हो रहा है। 5% जीएसटी उन चीजों पर लग रही है जो बेहद जरूरी है और हर एक व्यक्ति यूज करता है। खैर, वो 10% जो बहुत ही अमीर लोग हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि रेट क्या होता है। पर जिनका काम एक सर्टेन अमाउंट पे, बजट पे अपना घर चलाना होता है, उनके लिए इस समय इतनी ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि अगर आपके दूध के पैसे बढ़ते हैं, आपके पनीर के पैसे बढ़ते हैं, आपके चावल के पैसे बढ़ते हैं, आपके दाल के पैसे बढ़ते हैं, आपके गेहूं के, आपके आटे के, आपके सूजी के, आपके गुड़ के, आपके शहद के, इन सारी चीजों के पैसे अगर 5% बढ़ जाते हैं तो उसका पूरा बजट हिल जाएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी गैस का जो सिलेंडर है भरवाने के लिए 1053 रुपए पे कर रहा है, जो 2014 में वो 415 रुपए पे करता था। और ये वही सरकार है जो आज तरह तरह के एक्सक्यूज दे रही है। अब प्रियंका जी, मैंने भी यही सवाल किया था, तो मुझे देखिए शबनम जी ने कितना मुझे जीएसटी के काउंसिल तक की बात कर दी, मुझे वैश्विक स्तर तक की बात बता दी। मुझे सिलेंडर लेके बैठती थी, प्याज की मालाएं और जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार नहीं है, क्योंकि सरकार में रहने के बाद उन्होंने बंद कर ली है, इन्हें महंगाई दिखती नहीं। आप बताइए कि एजुकेशन के लिए जो पेंसिल का शॉर्पनर होता है, इन सारी चीजों के लिए कौन पैसे बढ़ाता है? आप एक तरफ तो पढ़ाएंगे इंडिया जी। अब ये एक महिला का दर्द, दूसरी महिला से मैं सवाल पूछूंगा। प्रियंका जी ने जो सवाल किया, जरा शबनम जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अब काउंसिल की आप बात मत करिएगा, जीएसटी काउंसिल की और वैश्विक स्तर की और रूस और यूक्रेन युद्ध की बात मत करने लगिएगा। जी चलिए शबनम जी, दर्द महसूस कीजिए, जो महंगाई का जो दंश है, जो दर्द है। निश्चित तौर पे हम कोई देश से बाहर नहीं है। अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारा भी जेब ढीला होता है। पर ये बताना चाहती हूँ प्रियंका जी, अगर उस दौर में लौकी और सिलेंडर लेके हमारे नेता बैठे थे तो वो आपकी सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई थी, कोई सदी की महामारी झेला नहीं था। वो केवल अपने पॉकेट में पैसे डालने के लिए महंगाई बढ़ाते थे। हम तो कोरोना के बाद भी डबल डिजिट महंगाई दर नहीं हुई है, आज भी 7% महंगाई दर है। लेकिन जब आपकी सरकारें थी तो 13% तक महंगाई दर चली गई थी, डबल डिजिट में महंगाई दर चली गई थी। तो ये समझने की बात है कि हम तो सारी असाधारण परिस्थिति होने के बावजूद भी महंगाई दर साथ में गई है। महंगाई बढ़ी है, जेब ढीला हुआ है। पर आज प्रियंका जी जिस तरीके से शोर मचा रही है, अगर इनके नेता ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बात कही होती और सहमति नहीं व्यक्त की होती तो बात समझ में आती। पर अंदर कोई और बात, बाहर कोई और बात, ये डबल स्टैंडर्ड विपक्षों का खत्म होना चाहिए। बात शबनम मैडम विपक्ष की नहीं है, बात विपक्ष की नहीं है, बात आम आदमी से जुड़ी हुई है। मनोज जी, कुल मिलाकर के घूम फिर के विपक्ष नहीं। अब सीधी सी बात है कि खाद्य तेल की जो वस्तुएं जो महंगी हुई है, अब इसमें विपक्ष का, ये तो आम आदमी को इसका दर्द झेलना पड़ रहा है ना। जी मनोज जी से मैं अपनी बात रखूंगा। जी मनोज जी, देखिए एक सेंटेंस है, सबका नंबर आएगा। 2019 के चुनाव से पहले जब जीएसटी लागू की, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कहा कि हमने खाद्य सामग्री जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए है, उसको हमने जीएसटी के दायरे से अलग रखा है। इसलिए कहा चूंकि उनको देश की परवाह थी और फिर 19 में चुनाव भी लड़ना था। जीएसटी और नोटबंदी का असर जो था उसको कम करना था। खैर, वो एक महापुरुष के रूप में आए और उन्होंने उस चीज़ को डिनाई किया,
लेकिन जब पुनः सरकार बन गई तो उन्हीं महापुरुष के द्वारा वो आम आदमी जो दूध घी जितना प्रियंका जी ने और सभी ने बताया कि कितने कितने खाद्य सामग्री की चीज़ों पे जीएसटी कितने कितने % इस सरकार ने लगा दी। अगर अब लगाई तो क्यों लगाई और तब नहीं लगाई तो क्यों लगाई, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। एक बड़ी सिंपल सी लाइन है कोरोना और एक बड़ी सिंपल सी लाइन है यूक्रेन युद्ध। मैं एक काउंसिल की बात ही नहीं करता क्योंकि काउंसिल का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार जो चाहेगी वो लगा देगी और अगर सरकार का नहीं मन होगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है। छोटा सा उदाहरण मैं दिए दे रहा हूं, भी पता चल जाएगा। पूरे देश के कई राज्यों में, एक सेकंड बीच में मत बोलिएगा, इस देश के कई राज्यों में, शबनम जी मैं बहस नहीं करूंगा, मैं आपके वक्तव्य में नहीं बोला, मैं सिंपल सी बात कहूंगा। नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश के कई राज्यों में मुकदमे, मैं 13 राज्य हैं विपक्ष के 13 में है, लेकिन जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई कि गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सरकार काउंसिल और जीएसटी पे तो कुछ भी कर सकती है, वो मालूम है, लेकिन सरकार ने किस रीजन से जीएसटी तब नहीं लगाई थी और अब लगाई है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। और जब महंगाई कथनानुसार, हमारी शबनम जी के अनुसार कि पूरे विश्व में महंगाई जैसी सिस्टम बना हुआ है और बड़ी दिक्कत है, तब फिर आप नीम दूजा करेला दूजा नीम चढ़ा वाला आप हालत क्यों कर रहे हैं भाई? एक तो महंगाई से वैसे ही जनता परेशान है, डीजल पेट्रोल गैस और सभी चीजों से, तो साहब थोड़े दिन राहत दे देते, लोगों की थोड़ा सा जीवन शैली थोड़ी बेहतर हो जाती तो बेहतर रहता, पर लाने की कोशिश की जा सकती थी। मैं शबनम जी से आऊं, लेकिन उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र रावत जी से एक सवाल करूंगा। वीरेंद्र जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, आपने सरकार की भी बात सुनी, पक्ष की भी बात सुनी, विपक्ष की भी। कुल मिलाकर के अब समस्या ये नहीं है रूस यूक्रेन युद्ध का नहीं हो सकता, जीएसटी काउंसिल की बात नहीं हो सकती, बात होनी चाहिए आम आदमी को कैसे निजात मिल सकती है, चर्चा अब उस पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, जैसे अभी सारे प्रवक्ताओं ने अपनी बात कही, तो सभी की बात में मुझे सत्यता लगती है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने कहा हो चाहे विपक्ष के, क्योंकि बात सही है कि महंगाई बढ़ी हुई है और ये भी सही है कि विश्व में सारे देशों में इस समय प्रॉब्लम है और भारत उसे अछूता नहीं है, क्योंकि अब जो दुनिया की सप्लाई चेन हो या जो वैल्यू चेन है करीब करीब वो इंटीग्रेटेड हो गई है। उसकी वजह से जो महंगाई का दंश है वो सारे देशों में महसूस किया जा रहा है और भारत में भी इसी तरीके की चीज़ें। और ये बात सही है कि जो जीएसटी के रेट्स बढ़े हैं और जो खाद्य सामग्रियों पे लगे हैं, आटा हो, इस तरह की चीज़ों पे, तो इससे महंगाई दर ऊपर जाएगी, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। और ये भी समझना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका में जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं, मैं एक बैलेंस्ड वक्तव्य देना चाहूंगा। मैं किसी चीज को मैं ना क्लैरिफाई ना कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी प्रधानमंत्री ने बीच में बोला कि जो रेवड़ी वाली बात करी, बेसिकली रेवड़ी एक जो है लार्गेस्ट के लिए है, एक फ्रीबीज के लिए, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इकोनॉमी को एक उस लेवल पे जाना होगा जहां पे ये टैक्सेशन वाला जो लिबरलाइजेशन है लाना होगा। नहीं तो ये एक अभी आईएमएफ से भी इस तरीके का वक्तव्य आया है कल ही कि श्रीलंका एक सारे देशों के लिए एक उदाहरण की तरह है कि अगर उनका जो डेफिसिट है वो अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी सरकार को या किसी पार्टी सत्ता पक्ष को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बैलेंस व्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ मैंने अपना डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, क्योंकि मैं एक सिटीजन भी हूं। महंगाई दर बहुत बढ़ी हुई है, इसका असर मुझ पे भी पड़ रहा है, सब पे पड़ रहा है, और ये सोच का और चिंता का विषय है। मुझे लगता है सरकार के लिए भी एक चैलेंज है कि इसको कैसे, क्योंकि देखिए राजनीति एक परसेप्शन चलती है, तो एक परसेप्शन महंगाई का बन चुका है। जो उसके पीछे क्या क्या कारण है वो किसी को विदित है, किसी को नहीं, लेकिन ये एक जब धीरे धीरे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह जब जनता में ये बात एक आमसात हो जाएगी कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये एक सत्ता पक्ष के लिए या सरकार के लिए एक चिंता का विषय है और एक चैलेंज है। बिल्कुल सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है। मैं शबनम जी आपके पास आ रहा हूं और मैं निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट किया है किस तरीके से टॉकिंग दिस इनटू अकाउंट विद जीएसटी वाज रोल्ड आउट, ए जीएसटी रेट ऑफ 5% वाज मेड एप्लीकेबल ऑन ब्रांडेड केरल्स पल्स फ्लोर लेटर. दिस वाज अमेंडेड टू टैक्स ओनली सच आइटम्स which were sold under registered brand or branded on which incurable right was not foregone for supplier. यानी कि पंजीकृत ब्रांड या ब्रांड के तहत बेची गई जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा
लागू करने के योग्य अधिकार नहीं छोड़ा गया था, यानी कि जो ब्रांडेड चीजें हैं उन पर। तो अब ब्रांडेड चीजें क्या बस अब आप ही लोग बस ले सकते हैं? हम जैसे आम लोग नहीं ले सकते दूध दही खाए, पैकेजिंग वाला दूध दही अब आप ही लोग ले सकते हैं, हम लोग नहीं ले सकते हैं क्या? चक्की का आटा हम लोग खाएं और आप लोग ब्रांडेड खाएं? आलोक जी, जिस मिडिल क्लास से आप आते हैं उसी से मुझे लगता है पैनल में बैठे सभी साथी आते हैं। फिर तो आप वो दर्द भी महसूस कर सकती हैं अच्छे से। और महंगाई बढ़ती है, दर्द तो मैंने पहले ही बयान किया, महंगाई बढ़ी है। कहाँ आपने बयान किया? आपने तो तमाम सारे मुझे जवाब दे दिया। आपने जीएसटी काउंसिल की बात कर ली, आपने यूक्रेन युद्ध की बात कर ली। देखिए, अगर सरकार महंगाई बढ़ा रही है, मैं सत्ता पक्ष से हूं, तो मुझे कारणों को भी बताना है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है इससे मैं इनकार नहीं कर सकती, आंख नहीं बंद कर सकती, लेकिन उसके क्या कारण है ये भी बताना चाहती हूँ। सुन लीजिए, जब यूपीए की सरकार थी कोई कोरोना नहीं आया था, किसी तरीके की नहीं। अगर मनोज जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था उस वक्त तक विश्व कोरोना का मान, उस वक्त तक कोरोना का मान, देखिए रेसेशन अलग है, ये बार रेसेशन घूम के बार आता है विश्व में, पर कोरोना का दंश सदी में एक बार आता है, और उस सदी में जब एक बार आता है तो हर देश को छू के जाता है, हर देश के साथ की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है। उससे आप अगर आंख बंद करके चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता समझती है कि ये विपक्षी पार्टियां केवल बरगलाना चाहती हैं। हमारी सरकार ने मुफ्त में अनाज, गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम सोचा है, गैस कनेक्शन, जनधन योजना से कनेक्ट करना, ये जो रेवड़ियां वो होती है जो आप चुनाव के पहले कहते थे, और जब जीत कर आते थे तो आप जनता के लिए काम नहीं करते थे, सब एक परिवार में पैसा जाया करता था। तो अरे मैडम, तब भी सुकून में थे लोग, आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने रातों की नींद छीन ली है। अच्छा ये बताइए प्रियंका जी, आप मुझे प्रियंका जी सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा रातों की छीन ली, अब ये विपक्ष आम जन के साथ साथ विपक्ष का भी मुद्दा है, तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के कैसे घेरेगा और किस तरीके से आवाज उठाएगा? और ट्विटर से थोड़ा सा बाहर निकल करके इस सवाल का जवाब दीजिए। जी प्रियंका जी, सुनेंगे प्रियंका जी को। राहुल गांधी जी ने पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक यात्रा प्लान की है, जिस यात्रा में उन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को उजागर करेंगे। और ये काम आज ही नहीं बल्कि जितनी भी माध्यम, उन सारे माध्यमों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक माध्यम है, चाहे ट्विटर हो, सोशल मीडिया आज एक बड़ा माध्यम है अपनी आवाज उठाने के लिए, उस पर भी उठाया जा रहा है। और जब प्रदर्शन किए जाते हैं तो उनको वही राज्य के नेता क्या कर रहे थे जो मेंबर है। आप ऑफिस से बाहर निकलिए, आपको घर में डिटेन कर लेंगे, आपको ऑफिस के गेट पे डिटेन कर लेंगे, आपको निकलने ही नहीं देना, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार कहाँ है? आप सच में न्यूज दिखाइए तो आपके माथा पे पड़ जाएंगे। ईडी है, मैम आप लोग आवाज उठाएंगे तो जरूर खबर भी दिखाई जाएगी। लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं लोगों की आवाज दबाने के लिए की जा रही है। आज देखिए जिसके शहर में गवर्नमेंट गिराई जा रही है, और महाराष्ट्र में देख लीजिए, तो क्या ये लोकतंत्र का है? ये हेल्दी लोकतंत्र कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। मैम शबनम जी, आप बराबर जीएसटी काउंसिल की बात कर रही हैं। मैं एक बार वीरेंद्र रावत जी के पास आ जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ स्वस्थ चीजें निकल करके आए। वीरेंद्र जी, जब लगातार जीएसटी को लेकर के जीएसटी स्लैब को लेकर के, जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से कितनी बार इसके स्लैब को लेकर 5%, 12%, 18%, कितनी बार बदल चुका है? नहीं, बात सही कह रहे हैं कि जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से कहीं ना कहीं उसमें अभी एक मतलब इट हैज नॉट सेटल्ड स्टिल, अभी वो सेटल नहीं हो पाया है। और आप जीएसटी काउंसिल की बराबर बात कर रही हैं। कई बार जो है कई रेट से किसी के स्लैब दूसरा होता है, फिर ये भी बातें निकल के आती हैं कि सिर्फ 2 ही स्लैब रखने चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी बहुत है। और मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि जीएसटी को लिबरलाइज करके रेट्स जो है 2 ही रखने चाहिए। और टैक्स नेट को अगर बढ़ाते हैं तो टैक्स रेट्स को अगर आप नीचे रखेंगे, ज़्यादा लोग उसके दायरे में आएंगे, रेट्स कम रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक राहत जाएगा, और टैक्स नेट, आपका जो टैक्स नेट है वो उसका दायरा बढ़ेगा, तो अपने आप ही जो कलेक्शंस बढ़ेंगे। लेकिन पता नहीं भाई अब आर्मचेयर इकोनॉमिस्ट हैं या जो बड़े लोग हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि इससे जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो जिस तरीके से काउंसिल में जो लोग होंगे वो लोग भी काफी जानकार होंगे, लेकिन सवाल तब उठता है जब आम आदमी इसलिए उठाता है जहां पर विरोध हुआ जिस चीज को लेकर के,
फिर उसमें अमिटमेंट हो गया, फिर उसके स्लैब में चेंज हो गया, इसलिए सवाल ज्यादा उठता है। मैं इस पर भी सवाल करूंगा, लेकिन मनोज जी, कुल मिलाकर के जीएसटी काउंसिल का लेकर के बात की जा रही है, रूस यूक्रेन युद्ध की बात लगातार की जा रही है। आप पहले एक बार निर्धारित कीजिए सारी चीजें, फिर आप मौका दीजिए। देखिए, लगभग मेरे ख्याल से 49वां या 47वां संशोधन हो चुका है जीएसटी में जी। अब तक, जब से 2017 से इस सरकार ने आधी रात को लागू किया था। अब मेरे ख्याल से किसी आधी रात को ये जीएसटी खत्म भी होगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। अब खत्म होगी या कब खत्म होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप मध्यम वर्ग को स्लो पॉइजन देना शुरू कर चुके हैं। पहले से ही परचेजिंग पावर डाउन थी मध्यम वर्गीय परिवार को, जैसा कि इस डिबेट में भी कहा गया, बड़े आदमी को कोई नहीं फर्क पड़ता कि 10 रुपए महंगा हुआ कि 100 रुपए महंगा हुआ, क्योंकि वो ब्रांडेड का ब्रांडेड खाते हैं, ब्रांडेड का ब्रांडेड पहनते हैं, जिसकी कीमत ही बड़ी होती है। आज की डेट में सरकार ये बताए कि जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो रही थी डीजल, पेट्रोल, गैस को, और ले आए आप दूध, दही। ये कितना हास्यप्रद है। अगर आप जीएसटी के दायरे में ले आते तो एक बड़ी महंगाई की दर को खत्म किया जा सकता था, क्योंकि आप जो डीजल, पेट्रोल जो इतना हाई रेट में बिक रहा है हिंदुस्तान में, वो उसके दाम कम हो जाते और बड़े कम हो जाते। तमाम सारे देशों ने बड़े बड़े पेट्रोल और डीजल पे कम किए हैं दाम। 30 रुपए 40 रुपए डीजल पे खत्म हुआ। अपने पड़ोसी देश का किसी का मैं उस दिन पढ़ रहा था, 30 रुपए पेट्रोल पे कम किया गया है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं सबकी चौपट है। कोरोना का हवाला आप बार बार दे रही हैं, तो आप जनता की परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाएंगे? क्या 5% जीएसटी, 10% जीएसटी आम खाद्य सामग्री पे लगा के अगर बढ़ती है तो आप बता दो। जीएसटी काउंसिल का हवाला इसलिए मत दीजिए, बार बार मैं अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, अगर 13 राज्य विपक्ष के हैं तो उसमें भी आप क्लेम करती हूँ कि आपके तमाम मुद्दों के साथ वो आपके साथ खड़ी हुई है। कितने विरोध करेंगे? आधा दर्जन भी नहीं विरोधी आपके होंगे, तो बहुमत तो बात वहां भी होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि जीएसटी काउंसिल में बहुमत की बात नहीं होगी कि कौन विरोध कर रहा है, कौन पक्षकार कर रहा है। आप किस मुद्दे पे विपक्ष के साथ खड़े हो? विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप जीएसटी के दायरे में पेट्रोल, आपने सवाल किया है और आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जनहित से जुड़ा हुआ है। इस तो सीधा सा सवाल का जवाब मैं शबनम जी आपसे चाहूंगा। जी जल्दी से। आलोक जी, सबसे पहले तो मनोज जी ने कहा 30 रुपए पेट्रोल डीजल में कम किया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। तो क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान जैसी हमारी अर्थव्यवस्था हो जाए? मुझे लगता है हर बात पे चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती है हमारी विपक्षी पार्टियां। अब दूसरी बात, जनता को राहत दे महंगाई से तो होना जरूरी है, और 3/4 मैंडेट में विपक्षी पार्टियां भी आती हैं। तो क्या आप चाहती हैं श्रीलंका की तरह 2000 रुपए लीटर पेट्रोल ढूंढें? आप ये कहना चाह रही हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं कि भारत के लोग पेट्रोल 200 रुपए में, तो इसमें जनता ने 200 रुपए में, गैस 5000 रुपए में भरा है? आप ये चाहती है क्या? आप स्पष्ट करिए। आप पूरे टीवी चैनल पे बैठे लोगों के सामने और इस जनता के सामने स्पष्ट करिए कि आप नहीं चाहते हैं कि भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम कम हो। लेकिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना जानती है। कैसे? आम जनता की खून चूस के आप मजबूत रखना चाहते हैं? अरे अरबपति जो करोड़पति है उनको डबल टैक्स पे क्यों नहीं आते हैं? आप उन पे क्यों टैक्स नहीं लगाते हैं? ये जो जनता, आप आम जनता की जेब से क्यों आप पैसा लेना चाहते हो? देश के हित में आपको पता है डबल मार है गरीब आदमी को। निश्चित तौर पे सरकार की पीठ पर डायरेक्ट टैक्स देते हैं। अगर गरीब आदमी डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है तो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। कौन सा ऐसा सामान खरीदता है जिसपे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता? नहीं जुटा पाए हमारी सरकार। जीएसटी लाई, उसमें आप जीएसटी नहीं लाए हैं, आप इस देश को स्लो पॉइजन दे रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, खासकर कुछ उद्योगपतियों कौन किसको लाभ पहुंचाने जा रहा है, मुद्दा ये नहीं है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस को लेकर के बात करूं, प्रियंका जी, एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया गब्बर सिंह टैक्स को लेकर के, ये दोबारा अगेन आया, एक बार फिर ट्वीट किया है। क्या बस खाली ट्वीट खेलेंगे या आकर के फ्रंट फुट पर भी खेलेंगे? दिखाती है, इसलिए ये बहुत जरूरी मुझे लगता है। जी सुनेंगे जनता की आवाज कांग्रेस किस तरीके से उठाएगी, सुनेंगे। जी प्रियंका जी अपनी बात रखिए। देखिए इनके पास देखिए सब तरह के हथकंडे किसी तरह से नहीं चाहते कि विपक्ष क्या हो, जनता तक पहुंचे, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हो। हम जिस तरह से अपनी बात रख पा रहे हैं हम रख रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही कोई धरना प्रदर्शन स्टार्ट होता है कैसे लाठियां बरसाई जाती हैं,
धारा 144 लगा दी जाती है। जनता के मुद्दे उठाने के लिए आपको बाध्य किया जाता है कि जब आपकी सरकार थी इससे ज्यादा लाठियां बरसाई जाती थी, उन मुद्दों की बात ही मत करिए जो मुद्दे इतने क्रूशियल मुद्दे। आप बताइए कि पहला ऐसा देश है जहाँ पर याद करिए उस वक्त आप लोग जो दुर्व्यवहार करते थे, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कैसा आप लोगों ने किया, किस तरीके का खिलवाड़ किया। सुन लेंगे जरा, प्रियंका जी को अपनी बात रख लेने देंगे। जरूरी चीज है, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिन पर टैक्स रखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है कि वो ये गब्बर सिंह टैक्स का विरोध तब तक करती रहेगी जब तक सरकार इसे हटाती नहीं। जी, सरकार जब तक इसे हटाती नहीं तब तक विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। वीरेंद्र जी, जब लगातार महंगाई को लेकर के किस तरीके से जो चीजें सामने आ रही उसको लेकर के अगर बात करें, चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए, जनता ने मैंडेट दिया, उस हिसाब से देखते हुए, उस नजरिए से महंगाई कोई एक बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं है। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप कि अब महंगाई जो है आप देखें तो बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे रीज़न जो है सत्ता पक्ष विपक्ष बता रहे हैं कि जैसे पैंडेमिक हो गया, बाद में यूक्रेन और रशिया। बात सही भी है, खैर इसको नकारा नहीं जा सकता कि इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, ना केवल भारत बल्कि बाकी अर्थव्यवस्था में। जैसे आपने देखा होगा कि रुपये का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है डॉलर के मुकाबले, सारी करेंसीज का हो रहा है, लेकिन अगर देखें तो रुपये से ज़्यादा जो है यूरो की और येन ये डेप्रिशिएट हो गया, पाउंड भी नीचे गया है। कहना ये चाहता हूं कि सारी अर्थव्यवस्थाएं इसको झेल रही हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में $5 ट्रिलियन की बात हो रही है और जिस तरीके का मैंडेट जो है प्रधानमंत्री को, मोदी जी को मिला है, तो उसको देखते हुए जैसे मैंने कहा कि एक परसेप्शन वॉर होती है, तो अब परसेप्शन धीरे धीरे ये बनता जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है वो बहुत ज्यादा उन कारणों में नहीं जाती है। वो जो देखती सुनती है, जो एक नैरेटिव बनता चला जाता है, तो नैरेटिव अब ये बन चुका है कि महंगाई बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही। तो ये जो है बहुत चुनौती है। जैसे मैं फिर से कह चुका हूं, ये सत्ता पक्ष सरकार के लिए चुनौती है कि इसको महंगाई को कम भी करना है और जो परसेप्शन बन रहा है उसको भी चुनौती है सरकार। बिल्कुल, महंगाई को कम करना सबसे बड़ी बात सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या कुछ उपाय करेगी सरकार, इसके लिए ये भी बड़े सवाल हैं। कुछ ऐसे सवालों के जवाब हम लेंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मेहमान बने हुए कुरुक्षेत्र जारी है, फौरन हाजिर होते हैं।